हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडलाइन टू मेडिकेयर विद डॉक्टर राहत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ब्रेन ट्यूमर के बारे में, जो दो तरह का होता है, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर में जो ट्यूमर होता है वो नॉन कैंसरस बोला जाता है, क्योंकि वो हार्मफुल उतना ज़्यादा नहीं होता, वो धीरे धीरे ग्रो होने लगता है। उसको एबनॉर्मल ब्रेन सेल्स बोला जाता है और वो एक मास में कन्वर्ट हो जाता है ब्रेन सेल्स को, एबनॉर्मल ब्रेन सेल्स को अक्यूमुलेट करके। तो वो मास जैसे बढ़ता है, हमारे दूसरे टिश्यूज़, ब्रेन टिश्यूज़ पे प्रेशर बढ़ने लगता है, क्योंकि हमारे ब्रेन की दूसरी नसें दबने लग जाती हैं, तो जिसके वजह से परेशानी होती है स्वेलिंग की वजह से। तो मास सर्जरी से निकाला जाता है, तो उसका रिकरेंस भी बहुत रेयर है। ट्रीटमेंट ईजी है उसका, लेकिन सर्जरी के थ्रू ही उसको निकालना पड़ता है, ठीक है। और जो दूसरा टाइप का ट्यूमर है उसे मैलिग्नेंट कहा जाता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर ऐसा है जो कैंसरस बोला जाता है उसको, क्योंकि जब ग्रोथ रैपिडली बढ़ने लगता है और वो दूसरे ब्रेन के टिश्यूज़ को भी स्प्रेड होने लगता है काफ़ी तेज़ी से, उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसको सर्जरी से इमीडिएटली एक्शन लेके निकालना पड़ता है। ये ट्यूमर्स में भी टाइप्स होते हैं, ग्लियोमास बोलते हैं जिसको। तो ये ग्लियोमास जिसको बोलते हैं उसमें दो तरह के आते हैं। जो लो ग्रेड एस्ट्रोसाइटोमा बोला जाता है वो बहुत ही स्लोली ग्रो होता है और यूजुअली ये मेनिंजस के एरिया में देखने को मिलता है, जो दूसरे टिश्यूज़ को स्प्रेड भी उतना नहीं होता और ये नॉन कैंसरस होता है। और जो दूसरा होता है वो है ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म। ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और ये कैंसरस भी होता है। उसी के क्लासिफिकेशन में एक और सब टाइप जो है उसे बोला जाता है मेड्यूलोब्लास्टोमा। जो बच्चों में ये कंडीशन बहुत कॉमन नज़र आती है, जो ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम के बीच में के लोकेशन में ये देखने को मिलता है। ये क्लासिफिकेशन हम बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द ट्यूमर एंड नंबर ऑफ ट्यूमर्स जो ब्रेन में पाए जाते हैं। डायग्नोसिस काफ़ी तरह का होता है, एक्सरे, स्कैनिंग, सीटी रिपोर्ट, एमआरआई के मदद से ये देख सकते हैं और कहा जाता है कि ये कौन सा टाइप का कैंसर होता है करके। बायोप्सी भी करके देख सकते हैं कि ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है करके। और उसमें कई सारे सिम्टम्स आते हैं जो पेशेंट को जूझना पड़ता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होने लगते हैं, जिसमें होता है हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, मेमोरी लॉस, जॉ पेन, ईयर पेन, थ्रोट इन्फेक्शन, लिम्ब पैरालिसिस होता है, कन्फ्यूजन होता है, बात करने में दिक्कत होती है, जो हमारा लैंग्वेज एरिया ऑफ स्पीच होता है जिसको ब्रोकास एरिया कहा जाता है, वो एरिया जब इफेक्टेड हो जाता है ट्यूमर की वजह से, तो तब बात करने में भी दिक्कत देखने को मिलती है। जो ये ब्रेन ट्यूमर होता है वो ब्रेन में अराइज होता है, जो ट्यूमर के फॉर्म लेता है, या तो फिर कई दूसरे बॉडी पार्ट में बन के कैंसर, उससे जो सेल्स ट्रैवल करते हैं ब्रेन में, तो उसको मैलिग्नेंट कहा जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होता है। तो जो हमारा ऑर्गन वीक होता है बॉडी में, वहाँ पे फर्स्ट ये ऑर्गन टारगेट होता है, ट्यूमर ग्रो होता है। वहाँ से जो टारगेट ऑर्गन में एबनॉर्मल सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, वहाँ से सेल्स ट्रैवल करते हैं ब्रेन में और वहाँ पे भी जाके मल्टीप्लाई होते हैं बहुत तेज़ी से, और काफ़ी ज़्यादा टिश्यूज़ डैमेज हो सकते हैं इसके वजह से। तो इसके लिए सर्जरी का ऑप्शन बेहतर रहेगा इमीडिएट थेरेपी करने के लिए। तो अगर हम ट्रीटमेंट्स की बात करें तो उसमें मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर आता है, जिसमें होता है नेविगेशन गाइडेड माइक्रो सर्जरी, जिसमें एक छोटा कट लगाते हैं और उसमें से बड़ा साइज़ का ट्यूमर भी निकाल सकते हैं। दूसरा होता है एंडोस्कोपिक न्यूरो सर्जरी, जिसमें नाक या तो ब्रेन के वाटर कैविटी से ब्रेन के ट्यूमर को बाहर निकाल सकते हैं। तीसरा होता है रेडिएशन थेरेपी, जो कीमोथेरेपी के साथ कंबाइन करके भी देते हैं। और चौथा होता है नॉन इन्वेजिव थेरेपी, जिसमें विदाउट एनी इंसीजन, बिना कोई कट के सर्जरी करते हैं, जिसको कहते हैं साइबर नाइफ रेडियो सर्जरी, जो नॉन इन्वेजिव होता है और 45 मिनट्स के अंदर ट्यूमर को निकाल सकते हैं। और अगला आता है टी सेल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी में इंक्लूड होता है ये, जो काफ़ी हद तक ग्रोथ को कम कर सकता है और ट्रीटमेंट ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। अगर आप अपने फैमिली डॉक्टर के साथ बैठ के डिस्कस करोगे कि कितने टाइप के सर्जरीज होते हैं और वो क्या क्या हैं और उसका कॉस्ट क्या है, और
इसका कॉम्बिनेशन ड्रग्स कैसे हैं और कैसा आपकी बॉडी को क्या क्या सूट करता है। अगर आप ये सारा कुछ डिस्कस करोगे तो आप खुद चूज़ कर सकते हो कि कौन सा सर्जरी को आप जाना चाहते हो। तो ये एक बेनिफिट है आपको अगर आप ये सारी चीज़ें जानोगे और डिस्कस करोगे अपने डॉक्टर के साथ। और टाटा कंपनी ने एक नई दवाई लॉन्च अभी नहीं की है, लेकिन उसके ऊपर रिसर्च जारी किया है जिसमें ऐड होते हैं 2 इंग्रेडिएंट्स। वो है रेस्वेरेट्रॉल एंड कॉपर। सर पेशेंट्स को ट्रीट करने में मददगार हो सकता है, लेकिन अभी भी ये लॉन्च नहीं हुआ है। लेकिन आप ये देख सकते हो, जान सकते हो और नेचुरल फॉर्म ऑफ रेस्वेरेट्रॉल और कॉपर आप ले सकते हो। और याद रखिएगा कि पहले भी मैंने वीडियोस में बोला था कि पिगमेंटेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा पाई जाती है, जो हमें काफ़ी हद तक इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करती है। और जो ये एबनॉर्मल सेल्स होते हैं बॉडी में, उसको ख़त्म करने में ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा और प्लीज़ आप वाइज डिसीजन लीजिएगा कि आपको कौन सा कैसा टाइप का सर्जरी चाहिए करके। तो लेट मत कीजिए, टाइम मत ज़्यादा स्पेयर कीजिए कि कौन सा करना है या नहीं करना है करके, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। अगर नहीं भी ज़्यादा ग्रो हो रहा है तो फिर भी ये आपको प्रॉब्लम इशू क्रिएट करेगा, क्योंकि नसें दबने लगती हैं। तो डू चूज़ अकॉर्डिंगली। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। और आपको अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय।